तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प तर्क को समझने वाले हैं जो एक वायरल वीडियो में सामने आया है। इसमें एक हाइपोथेटिकल मतलब एक काल्पनिक भू राजनीतिक संकट की बात की गई है जिसमें भारत भी शामिल है। और सच कहूं तो ये हमारी विदेश नीति पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। और देखिए, ये सारा विश्लेषण इसी एक सवाल से शुरू होता है। सोचिए, आपके पड़ोस में, आपके बैकयार्ड में एक दोस्त के जहाज पर हमला हो जाए, तो एक क्षेत्रीय शक्ति होने के नाते क्या करना चाहिए? यही वो दुविधा है जो इस पूरे हाइपोथेटिकल सिनेरियो के बिल्कुल सेंटर में है। तो इस सवाल को ध्यान में रखकर ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले माहौल को समझते हैं। ये जो सोर्स है ये एक काल्पनिक दुनिया की बात कर रहा है, एक हाइपोथेटिकल वॉर की। इसमें एक तरफ अमेरिका और इजराइल का गठबंधन है और दूसरी तरफ है ईरान, और इनके बीच एक बड़े पैमाने पर एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मतलब माहौल एकदम विस्फोटक है। अब देखिए, ये जंग कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इन बातों से लगता है। सोर्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 2000 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए हैं। जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर मिसाइलें दागी हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ईरान का सहयोगी लेबनान का हिजबुल्ला वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का एक बहुत ही जरूरी तेल का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसे ईरान ने बंद कर दिया है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। और यही वो वजह है कि सोर्स इसे भारत के लिए एक दुस्वप्न कह रहा है, एक नाइटमेयर। क्यों? क्योंकि ये जो संकट है ना, ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है, खासकर जब बात तेल की सप्लाई की आती है। तो इस बड़े जंग के बैकड्रॉप में अब एक बहुत ही खास और नाटकीय घटना होती है, एक अटैक। और यही वो घटना है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। यहीं से विश्लेषण एक नया मोड़ लेता है। तो कहानी कुछ यूं है। 17 फरवरी को एक ईरानी युद्धपोत आइरिस देना भारत आता है, मिलान 2026 नौसैनिक अभ्यास के लिए। इंडियन नेवी उसका जोरदार स्वागत करती है। मार्च में विशाखापत्तनम में एक परेड होती है और ईरानी सैनिक उसमें मार्च भी करते हैं। मतलब दोस्ती का माहौल है। लेकिन फिर 4 मार्च को अचानक श्रीलंका के पास एक अमेरिकी सबमरीन इस जहाज पर टॉर्पेडो से हमला कर देती है और जहाज डूब जाता है। ये एक बहुत बड़ा झटका था। और इस हमले में जानें भी गईं। सोर्स का दावा है कि 87 ईरानी सैनिक मारे गए थे, 78 लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय क्षति थी। और इस घटना की सबसे चुभने वाली बात जानते हैं क्या है? वो है इससे ठीक पहले का माहौल। सोर्स का ये कोड देखिए। भारतीय नौसेना ने ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप हैशटैग के साथ उनका स्वागत किया था, मतलब दोस्ती के पुल। और कुछ ही दिनों बाद उसी दोस्त के जहाज पर हमला हो जाता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये कहानी को बहुत ही जटिल बना देता है। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े आरोप पर, यानी इस घटना पर भारत का रिएक्शन कैसा था, या यूं कहें कि रिएक्शन था भी या नहीं। तो सोर्स का दावा यह है कि इस जहाज के डूबने पर भारत की तरफ से जो आधिकारिक प्रतिक्रिया आई वो थी नॉट आवर बिजनेस, मतलब हमारा मामला नहीं। और यह भी बताया गया कि भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो भी श्रीलंकन नेवी ने किया। ये बात कई लोगों को हैरान करने वाली लगी। अब इसके बाद जो डिप्लोमेटिक फॉलोआउट हुआ उस पर भी नजर डालते हैं। सोर्स के मुताबिक भारत में जो ईरान के राजदूत थे, उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। और तो और भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने कथित तौर पर यह कंफर्म किया कि जहाज पर गोला बारूद नहीं था, वो डिफेंसलेस था। और एक निहत्थे जहाज पर हमला, ये बात मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये जो एक घटना हुई, ये भारत की बड़ी फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या बताती है? सोर्स के मुताबिक क्या ये किसी नई दिशा का संकेत है? देखिए, सोर्स यहाँ एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री का ये बयान है कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर के संरक्षक के रूप में तैनात है, और दूसरी तरफ उसी हिंद महासागर में हुए हमले पर कथित चुप्पी। ये दोनों बातें एक साथ कई सवाल खड़े करती हैं। और ये स्लाइड सोर्स के तर्क का बिल्कुल क्रक्स है। यहाँ एक तुलना की गई है। एक तरफ है पिछली विदेश नीतियां, जैसे इंदिरा गांधी ने जब अफगानिस्तान पर सोवियत हमले के खिलाफ आवाज उठाई, या जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इराक पर अमेरिकी हमले की निंदा की और सेना भेजने से साफ मना कर दिया, या फिर मनमोहन सिंह ने जब लीबिया पर हमले के दौरान पश्चिमी देशों की आलोचना की। और दूसरी तरफ है मौजूदा प्रशासन का कथित रुख, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से हटकर अमेरिका और इजराइल का पक्ष ले रहा है। ये तुलना एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। और अपनी बात को और मजबूत करने के लिए सोर्स एक और सवाल पूछता है
स्पेन के प्रधानमंत्री, जो कि अमेरिका के सहयोगी हैं, वो अमेरिका की आलोचना करते हैं। तो फिर भारत, जो कि एक न्यूट्रल देश है, वो कथित तौर पर चुप क्यों है? ये एक बहुत ही तीखा सवाल है जो हमारी विदेश नीति की दिशा पर सवालिया निशान लगाता है। अब तक तो हमने भू राजनीति की बात की, लेकिन अब देखते हैं कि सोर्स इस पूरी कहानी को हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर पड़ने वाले असर से कैसे जोड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ देशों के रिश्तों की बात नहीं है। सोर्स का दावा है कि भारत को जितना भी तेल चाहिए उसका 55% हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, और अब होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से ये पूरी सप्लाई लाइन खतरे में है। 55% ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क। और इस रिस्क को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये नंबर देखिए। सोर्स के मुताबिक भारत के पास सिर्फ 25 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। मतलब अगर सप्लाई पूरी तरह रुक जाए तो हमारे पास सिर्फ 25 दिन का तेल बचेगा। ये किसी भी संकट की स्थिति के लिए बहुत कम है। अब सोर्स यहाँ एक और बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान दिलाता है। एक अमेरिकी बयान का जिक्र है जिसमें भारत को 30 दिनों के लिए रूसी तेल खरीदने की परमिशन दी गई। अब तर्क यह है कि किसी तीसरे देश से तेल खरीदने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ना, यह हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी से एक तरह का समझौता है। और इसी राजनीतिक आलोचना को जोर देने के लिए सोर्स में राहुल गांधी का ये कोड भी इस्तेमाल किया गया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे। वे तय करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री तय नहीं करेंगे। ये दिखाता है कि ये मुद्दा कितना पॉलिटिकली सेंसिटिव है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। सोर्स ने जो एक सेंट्रल टेंशन, एक केंद्रीय तनाव हमारे सामने रखा है, उसे एक आखिरी और बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करते हैं। और वो सवाल ये है, समझौता या रणनीति। आखिर भारत की विदेश नीति को क्या चीज परिभाषित करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है, पर ये उस वायरल वीडियो की पूरी आलोचना का सार है। और शायद इसी सवाल के जवाब में भारत की आने वाली दिशा छिपी है।